आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस कोर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, और उसका जो सिलेबस है, एचएस का सिलेबस जो है और अलाइड का सिलेबस। देखो, जब तक आपको किसी भी चीज का सिलेबस पता नहीं है तब तक कोई भी चीज करना असंभव है। हिमाचल में अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो ज्यादातर मैंने देखा है कि वो ऐसे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं उस फेज में, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर लास्ट में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल चीज थी, या शुरुआत में ही ऐसा लग जाता है कि ये तो बहुत मुश्किल चीज है, इसको करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एचएस की बात करूं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी एचएस की तैयारी करना चाहते होंगे, कुछ बनना चाहते होंगे, बड़ा बनना चाहते होंगे कि हमको जीवन में भैया कुछ बड़ा तो बनना ही है। क्लर्क बनना तो किसी की इच्छा नहीं होती है ना, वो तो सिर्फ चलो एग्जाम आ रहे हैं तो उसके साथ साथ में ही आपने दे दिया। लेकिन उसको बनने के लिए आपको कुछ सिलेबस तो जानना ही पड़ेगा। जब आपको सिलेबस अच्छे तरीके से पता लग गया तो आपके लिए चीजें आसान बन जाएंगी, और उसी आसान तरीके से आप वो पढ़ते जाएंगे, फिर आपको उतना डिफिकल्ट लगेगा नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा देख लिया कि भैया 8 पेपर होंगे, अब 8 पेपर में लिखना क्या है हमको तो पता ही नहीं है, हमें तो लिखना भी नहीं आता है, आज तक एक क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो मेंस तो हम कहाँ ही देंगे। ये माइंडसेट बना हुआ है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, पहली बात तो ये है। ऐसा कोई बड़ा या छोटा एग्जाम नहीं होता है, कंपटीशन उतना ही होता है। जितना आप छोटे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उतना ही आपका बड़े एग्जाम के लिए भी कंपटीशन होता है। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें कि ये बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं आप, ये बहुत छोटा एग्जाम देने जा रहे हैं। कंपटीशन बराबर ही होता है, इतना तो मानते ही होंगे, है ना। तो शुरू करें, फिर आज का शुरू करें। बस आपसे एक गुजारिश इतनी है कि क्लास में जब भी आप रहें, आने वाली क्लासेस में हो सकता है कुछ जुड़े कुछ ना जुड़े, जब भी आप क्लास में जुड़े तो आपका ध्यान यहाँ पर हो। ठीक है, आपका जो समय है, आप 1 घंटा लगा रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं क्लासेस में, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए टाइम कई बार, तो वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो 1-2 घंटे जो है वो आपके यहाँ पर लगेंगे, आपको पता लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। उतना तो हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। आश्वासन तो क्या, हम तो क्या आश्वासन देंगे आपको, ये बातें तो फिर पॉलिटिकली है कि आश्वासन हम दे देंगे आपको। तो पहले हम बात करते हैं एचएस की, है ना। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा, अभी मुझे आवाज नहीं आएगी, या तो क्लास के लास्ट में आपने पूछ लेना, या तो फिर आप चैट में यहाँ पे पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आपका होगा तो मैं आपके क्वेश्चन लास्ट में ले लूंगा, बीच में होंगे तो आपने क्वेश्चन पूछ लेना जैसी आपकी इच्छा हो वैसे तरीके, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, तो माइक अभी के लिए आप ऑफ रख सकते हैं, चैट में आप पूछ सकते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, या फिर हम एचएस के प्रीलिम्स की। तो एचएस का जो प्रीलिम्स होता है वो तो आपने हाल ही में दिया, जिसने नहीं दिया वो तो अगली बार देगा ही। जिसने ये सोच के रखा है कि अगली बार देंगे, तो वो ऐसा मान के चलें कि अगली बार आपको मेंस देना है, प्रीलिम नहीं। प्रीलिम तो देना ही है, वो तो क्लियर होगा ही, लेकिन आपको मेंस लिखना है, ये मान करके आपने चलना है। एक जो ट्रेडिशनल वे है, जिस तरीके से हम करते जा रहे हैं या कोई और भी करते जा रहे हैं, उस वे में हम नहीं जाएंगे। हम थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आपका मान लीजिए प्रीलिम्स हो गया। अब प्रीलिम्स का सिलेबस जानना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको प्रीलिम में क्या क्या आएगा। नॉर्मल आपको पता है कि हर एक एग्जाम में वही पूछा जाता है, और एचएस के एग्जाम में भी वही सभी चीजें पूछी जाती हैं। सीसेट होता है, प्रीलिम होता है, करंट अफेयर जनरल स्टडी में आपके आता है, वो सब कुछ चीजें। लेकिन सबसे जरूरी होता है, ये तो प्रीलिम हो गया आपका 200 मार्क्स का, ठीक है, 0.66 की नेगेटिव मार्किंग हो गई, ये आपको पता होगा, और 200 का ही सीसेट होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, इसमें आपकी मेरिट बनती है जो आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ती है, यानी कि प्रीलिम में जो आपके नंबर आए हैं वो मेंस की मेरिट में आपके नहीं जुड़ेंगे। और भी चीजें हैं जो मेंस की मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, अभी आएंगे। उसके बाद आता है आपका सबसे मेन पड़ाव, जो कि है मेंस। अब मेंस में जो आपके पेपर होते हैं उनको याद रखना है। अभी के लिए आपको याद नहीं रह रहे हैं, कोई बात नहीं, कल के लिए जब ये सेशन पूरे तरीके से शुरू हो जाएगा, आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है एक, ये वाला, चाहे चाहे वो सिलेबस का ही प्रिंट आउट क्यों ना हो। जब भी आप कोई चीजें पढ़ रहे हैं तो उसको हाईलाइट करके वही ये चीज हमने पढ़ ली है, कवर कर ली है, ताकि आपको ये पता चले कि आपने कवर क्या चीजें की हैं और क्या चीजें आपसे छूट गई हैं। तो पेपर 1 हो गया आपका इंग्लिश का, फिर होता है आपका पेपर 2 हिंदी का, फिर आपका पेपर होता है एसए का। यही सब चीजें तो अलाइड के मेंस में भी होती है ना, डिफरेंट तो कोई नहीं है। हिंदी आपने पढ़ी है, इंग्लिश आपने पढ़ी है, ऐसे राइटिंग तो बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन ये हो गई है दिक्कत कि आपने काफी लंबे समय से, बहुत लंबे समय से, हो सकता है आपने ऐसे ना लिखा हो, आपने गद्यांश पद्यांश ना लिखे हो, आपने इंग्लिश में कोई प्रेसिज ना लिखी हो, तो वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने लंबे समय से नहीं लिखी। आपको आता नहीं है ये मुद्दा नहीं है, आता आपको जरूर है, बस कोशिश नहीं की अभी के लिए। फिर आपके जीएस के 3 पेपर, इसका सिलेबस हम देखेंगे क्या है, और फिर ऑप्शनल के 2 पेपर। तो 3 और 2 5 और 3 8 पेपर आपके हो गए। एक प्रीलिम का हो गया जीएस वाला, और एक सीसेट का हो गया प्रीलिम का। तो 8 और 2 कितना हो गए, 10 पेपर। ठीक है, 10 पेपर के बाद आपका आएगा इंटरव्यू। तो कितने पड़ाव हो गए, 11 पड़ाव आपके पास है। ये समझो कि आपको 11 सीढ़ियां चढ़नी है। उन 11 सीढ़ियां चढ़ने से पहले पहली और दूसरी तो आप ऐसे ही क्रॉस कर लेंगे, जब आप मेंस का कवर कर लेंगे। अगर आपने मेंस का कवर किया तो पहली दूसरी तो सिंपली हो जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग से चलेंगे, फॉर एग्जांपल पहली सीढ़ी होगी प्रीलिम, फिर आप जाएंगे मेंस में, इसमें ऐसा नहीं होगा, ये सीढ़ियां कुछ अलग तरीके की हैं। तो ये पेपर हो गए। इस पे आएंगे हम कि टॉपर के मार्क्स कितने हैं, उस पर आएंगे, उसके लिए बने रहना, ठीक है। लवनीश, ठीक है।
वेट अ सेकेंड। ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, आई थिंक सो। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम जो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए और टॉपर के कितने नंबर थे, अभी तो आपके जो नंबर है वो सही तरीके से आएंगे ना। ठीक है, आ गए लवनीश? आई थिंक मुझे फिर से यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, फिर तो देख लेना, पूछ लेना उनसे एक बार फिर से। 3 पेपर ये हो गए, 8 पेपर, ठीक है। जीएस के पेपर हो गए, इंग्लिश हिंदी जैसे याद कर लो जरा इनको दिमाग में। इंग्लिश हिंदी और ऐसे का पेपर हो गया, जीएस के 3 पेपर हो गए, ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए। ऑप्शनल के 2 पेपर, जीएस के 3, इंग्लिश हिंदी और ऐसे। ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जगह आपने नहीं भी देखी होगी, ऐसा हो सकता है। जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है, ये शुरुआत वाला देखो, ध्यान से देखना है। इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर होता है, इसमें आपको एग्रीगेट करके जो मार्क्स चाहिए होंगे वो चाहिए 40% मार्क्स। यानी कि ये जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर है, इन दोनों पेपर में आपको जो नंबर चाहिए पास होने के लिए, एक पास पेपर होते हैं ना कि 33% आपको जैसे 10th में होता था वैसे ही करके, तो यहां पर आपको चाहिए 40% मार्क्स। यानी कि 2 पेपर है, 100 नंबर के हैं, तो 200 का 40% कितना हो गया, 80 नंबर आपको चाहिए इसमें। ठीक है, 80 नंबर आपको चाहिए, यानी कि 40-40 नंबर आपको चाहिए इसमें। अब दिक्कत ये है कि ये वाले जो पेपर है, इंग्लिश और हिंदी के पेपर जो है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। जब आपको कह दिया कि भैया 40% लाने हैं, आपको सिर्फ 40% आपके आने चाहिए, तो वो आपके मेरिट से नहीं जुड़ेंगे। फिर इसका मतलब जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है, इसकी हिंदी स्ट्रांग है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, तो जब सिर्फ क्वालिफाई ही करने हैं तो आपको इसमें मास्टरी तो करनी है नहीं, ये मेरिट में जुड़ेंगे नहीं आपके 40% मार्क्स। इंग्लिश में आपने चाहे 100 में से 90 नंबर ला लिए, वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, फिर उससे मेरिट नहीं बनेगी। ना ही हिंदी के पेपर में आपने अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, 100 में से 95 नंबर ला लिए, उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो आपके मेरिट से नहीं जुड़ेंगे। और बाकी के जो पेपर है, बाकी के जो कंपलसरी पेपर है, ये बुरा इन हिंदी और इंग्लिश को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, उससे आपको कितने नंबर चाहिए, 45% चाहिए। ये वाले जो है, जैसे कि एक ऐसे का पेपर हो गया, फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, ऑप्शनल के 2 पेपर, इसमें चाहिए आपको 45%। आपको आवाज तो आ रही है ना? हम्म, बताओ बताओ। ठीक है, एक मिनट रुको जरा। 70186251, इसीलिए मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा जल्दी, जितना भी रिक्वेस्ट भेजी है वो टाइम से आ जाए क्लास में। 296705, ठीक है। अगर समय से क्लास में आ जाते हैं ना तो फिर अब किसी रिक्वेस्ट आई है, एक मिनट जरा फिर से। ओके, अब हुई है प्रूफ। कहा था मैंने कहा था इंग्लिश और हिंदी में आपको 40% नंबर चाहिए, और जो कि आपको पास मार्क चाहिए। यानी कि इंग्लिश के पेपर में 100 नंबर का पेपर है, तो 40 नंबर तो आप कैसे कैसे ला ही देंगे ना, थोड़े नंबर तो आ ही जाएंगे। 40 नंबर तो क्या ही है, जब प्रैक्टिस करके जाएंगे, बिना प्रैक्टिस तो नहीं आएंगे। अब यही जो पेपर है, इंग्लिश का जो पेपर है, वही आपको अलाइड में भी आएगा, वही आपको नाइट तहसीलदार में भी आएगा, क्योंकि बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे ही तो एक साथ में चलेंगे ना। अब जीएस का जो आप पढ़ रहे हैं ना दूसरे पेपर्स के लिए, वही सेम आपको इसके लिए पढ़ना है, डिफरेंट कुछ नहीं है। देखो, ध्यान से देखना है आपने। अच्छा, उसके बाद ये प्रीलिम्स हो गया, मेंस का हो गया, और उसके बाद इंटरव्यू हो गया 150 नंबर का। अब देखो, इस 150 नंबर के लिए आपको कोई अलग से कोई बहुत बड़ी प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वही जो दिखेगी, वही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, और उसकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से शुरू हो चुकी है। अगर आप मान लीजिए किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एचएस की कर रहे हैं, एलआईटी कर रहे हैं, नाइट जिसमें इंटरव्यू होता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी इंटरव्यू की तैयारी आपकी प्रिपरेशन फेज से शुरू हो जाती है पहले से ही, जब से आप सोचा आपने कि भैया हमको ये पेपर देना है तो। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, तो वो पूरे समय आपकी चलती रहेगी। आपकी हॉबीज क्या है, क्या आप करते हैं, क्योंकि एक दिन में तो आपकी हॉबीज नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया कि मूवीज देखना हमारी हॉबीज है, मूवीज देखते रहते हैं, दिन रात देखते रहते हैं, तो मूवीज अगर आप देख रहे हैं तो एक दिन में तो आप सारी मूवीज नहीं देख लेंगे, थोड़े थोड़े दिनों में देख लेंगे, और वहां पर पूछेंगे आपसे कि भैया मूवीज में आपने क्या देखा, कौन सी अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी, कौन सा हीरो अच्छा लगता है, हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, तो ये सभी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब देखो, आपको हो सकता है ये टफ लगा हो, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले प्रीलिम्स दिया, भैया प्रीलिम इतना मुश्किल हो गया, फिर आपने मेंस में 8 पेपर निकालने हैं, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, और फिर आपके पास ऐसे हो गया, 3 जीएस के पेपर हो गए, 2 ऑप्शनल के पेपर हो गए। दिक्कत ये है, अगर आप टॉपर्स के मार्क्स देखो, टॉपर्स के नंबर है ये, अलग अलग सालों के टॉपर्स के नंबर हैं ये, तो अगर आप इन टॉपर्स के नंबर देख रहे हैं, अगर आपको ये दिख रहे हैं, आप जूम करके भी इसमें देख सकते हैं, फिर आप बाद में आपको ये पीडीएफ ग्रुप में मिल ही जाएगी। तो टॉपर्स के जो नंबर हैं, उतने नंबर तो आप भी ला सकते हैं। सोचो जरा ध्यान से, इतने नंबर तो हमारे भी आ जाएंगे, अगर हम तैयारी करेंगे तो इतने तो आ ही जाएंगे। इंग्लिश के पेपर में 100 में से 69 नंबर है, और हिंदी के पेपर में 55 नंबर है 100 में से। अब क्योंकि ये दोनों जो थे वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें आपने जितने नंबर ला लें, ज्यादा से ज्यादा ला लो, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ध्यान में आ गई इस बात, जितने भी नंबर ला लो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आपके सिर्फ 40 से ज्यादा आने चाहिए। फिर अब ऐसे का पेपर आ गया, ऐसे के पेपर में
यहां पर अगर देखें हम तो कितने नंबर है, 100 में से 53 नंबर। ऐसे के पेपर में 100 में से 53 नंबर आ सकते हैं ना। आपने जो पेपर दिया होगा उसमें 100 में से तो 50 आ ही गए होंगे। स्कूल में जो पेपर दिया होगा 100 में से 50 तो आ ही होंगे। तो आपको लगा कि भैया इतने तो आ ही सकते हैं इसमें भी। फिर जब आपके 60 आए हैं, 70 आए हैं, तो 53 नंबर लाना कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा, फिर है जीएस का पेपर। जीएस के पेपर में टॉपर के जीएस 1 में पेपर देखो, 200 में से कितने नंबर है, 90। 200 में से 90 नंबर। दूसरे टॉपर के 200 में से 92। तीसरे के 200 में से 92। आधे भी नहीं है, आधे भी नहीं है। अब दिक्कत ये है कि हमने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर ये कर दिया है कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ये वो ढिंगा फलाना बहुत सब कर दिया है। अब 100 में से 200 में से कितने नंबर लाने हैं आपको, 90 नंबर आपको अगर इन होना है तो। आधे नंबर लाने हैं, 100 नंबर लाने हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? 200 में से 100 नंबर आ सकते हैं अगर आपने वो चीजें पढ़ी हो। पढ़ना ही तो है फिर बाद में। वैसे ही अगर आप जीएस पेपर 2 में देखो तो यहां पर देखो जीएस 2 में 200 में से 85 नंबर। यहां पर टॉपर के जीएस 2 में 200 में से 89 नंबर। यहां पर 105 नंबर। ये हो गए टोटल। जीएस 3 में 108, 116 और 109। डिपेंड करता है। फिर रह गया आपके ऑप्शन के दो पेपर। अगर यहाँ पर ऑप्शन के पेपर देखिए 100 में से है तो 100 में से 81 है, और दूसरी यहाँ पर जो ऑप्शन का पेपर 2 है उसमें वहां पर 66 नंबर है। तो इतने आ सकते हैं। मैं आपके माइंड में ये बिठाना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ये डिटेलिंग याद रखो कि उसके कितने नंबर याद थे, उसके कितने नंबर थे। ये याद रखना मेरा मकसद नहीं है कि आपको ये याद करवाया जाए। याद ये रखना है आपको कि टॉपर के 100 में से 200 में से 100 नंबर आए हैं, 50% नंबर आए हैं, तो इसका मतलब आप भी तो ला सकते हैं फिर 50% नंबर तो आ ही सकते हैं ना। ये माइंड में लेकर के चलो। जब आप चीजों को इजी लेकर के चलोगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो इजी हो जाएगी। डिफिकल्ट लेकर के चलो दिमाग में आ रहे हो, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इतना तो होगा ही नहीं हमसे। हमारा तो हिंदी मीडियम था बेचारे, जैसे स्कूल में हमको कोई पढ़ाता नहीं था, स्कूल में टीचर्स आते नहीं थे, है ना। अभी कोई गाइड करने वाला है नहीं, जेब में पैसा है नहीं, कौन हमको बताएगा, ये भी पता नहीं है। परिवार गरीब है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये सब तो कुछ भी ये नहीं है ना। ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये सब चीजें हो गई, कुछ भी नहीं है। ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास। ये तो फिर वो जो अनसक्सेसफुल होते हैं ना, जिसे कुछ होता नहीं है, जो फेलियर होते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होते हैं कि हमारे गरीब थे परिवार वाले, हमसे कुछ नहीं हुआ तब जाकर के, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं। इतने बड़े हो गए आप तो पढ़ सकते हैं। आपको पता है किस तरीके से चीजों को पढ़ना है, बस वो आपको पता होना चाहिए। और किसी से आप गाइडेंस जरूर लें। मैं ये नहीं कहता कि भैया हमसे गाइडेंस दो, हम सर्वगुण संपन्न है। किसी से आप, आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी है जिसको पता है इन सब चीजों के बारे में, उससे पूछ लो एक बार। क्या जाता है पूछने में? अगर किसी से पूछ करके आपका पूरा का पूरा फ्यूचर जो है वो अच्छा हो रहा है, पूरी जिंदगी अच्छी हो रही है, तो क्या जाता है उसे एक बार पूछने से? कुछ नहीं जाता है ना। बड़े छोटे तो होंगे नहीं कुछ, बस आपको कहीं सीखने को मिल रहा है, सीख लिया, बात खत्म हो गई। कल दिन आप कहीं अच्छी पोस्ट पर होंगे, मजा होगा, आपके पास अपना ऑफिस कैबिन पूरा होगा, गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, साहब जी मैडम जी आ रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होना चाहिए। ये तो बीच में ऐसा होगा ना कि क्लासेस आपकी ऑफ हो गई बीच में, वो इसीलिए हो गया क्योंकि एग्जाम नहीं हो रहे थे कुछ। अब एग्जाम नहीं होंगे तो उसके लिए हम भी तो क्या करें अब? हम भी कुछ नहीं कर सकते। भैया एग्जाम करवा ही दो। हमारी अगर सुनते तो हम तो काफी पहले करवा देते, फिर इतना लेट नहीं रखते आपके लिए, है ना। अच्छा, फाइनल स्कोर क्या है बात की, जिसकी बात करेंगे अभी। 601 नंबर यहाँ पर है, 626 नंबर यहाँ पर है, 658 नंबर यहाँ पर है। टोटल स्कोर जो है, अगर जीएस, अब देखो यहाँ पर इंटरव्यू में 150 में से 119 नंबर, यहाँ पर इंटरव्यू में 110 नंबर, इंटरव्यू में यहाँ पर 140 नंबर लगे हैं। ये सारे इंटरव्यू के नंबर हैं। आपने चाहे इनको देख लेना, एचपी जनरल स्टडी पे पढ़े हैं जिनके इंटरव्यू लिए हुए हैं, है ना, वहां से आप जाकर के देख लेना जो टॉपर्स हैं अलग अलग साल के। अब हमें क्या करना है? अब हम इस तरीके से इस कोर्स में कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो मेंस का रह जाएगा वो हम करवा देंगे। जो मैंने पहले कहा है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैक्सिमम चीजें कवर है। और उसमें से मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो थोड़ा लॉजिक लगा करके, आप पता है आपको किस तरीके से उनको लॉजिक लगा करके किया जा सकता था, जो एचएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे। बात रही हमारे कोर्स में हम अभी क्या करने जा रहे हैं आने वाले समय में। पहले हम जो कवर करेंगे, हिमाचल जीके शुरू करेंगे, क्योंकि प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग आपको कितना करवा दिया है। राजा महाराजा अगर आपको याद भी नहीं हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, वहां से अब क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं कि आपको राजा महाराजा से कुछ क्वेश्चन पूछ दिए, वो पूछा ही नहीं जा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि सारे वही राजा महाराजा याद करने में नहीं हो रहा, याद छोड़ दो। मैंने पहले भी कहा था कि किसी को वो नहीं आ रहे हैं ना, छोड़ दो, पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दो। ये देखो उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्या है। लेकिन अगर आपको अब मेंस के लिए पढ़ना है, हिमाचल जी के मेंस के लिए पढ़ना है, तो आपको अब लिंक करनी है चीजों को। अब वो लिंक कैसे होंगी, वही हम इसमें देखेंगे। पहले हम एचएस का सिलेबस देख लेते हैं, तभी जाकर के आपकी चीजें लिंक होंगी। फिर ये है आपके पास पेपर 4 जीएस 1, पेपर 4 जीएस 1, क्योंकि पेपर 3 हो चुके हैं, पहला इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का, तीसरा ऐसे का। ठीक है, 3 पेपर हो गए। अब उनका सिलेबस क्या होगा वो हम चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए नहीं। अभी क्योंकि हम ये पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, अभी उसके लिए तो आपको क्या क्या करना है अभी वो भी आपको बताना है, लास्ट में बताएंगे वो।
ये हो गया आपका पेपर, या कहें हम GS1। तो 3 GS के पेपर होने हैं आपके, देखो मैं यहां पर बताता हूं। GS के पेपर आपके 3 होने हैं, GS1, GS2, GS3। अब GS, हर एक GS में क्या होगा, ये मान लीजिए GS1 है, GS1 में आपके 3 यूनिट होंगे। सिलेबस याद कैसे रखना है, और ये याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैंने कहा उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अब देखो उसमें क्या होगा, मैंने कहा कि उसमें आपकी होगी एक यूनिट 1, फिर होगी आपकी यूनिट 2, फिर होगी आपकी यूनिट 3। सिलेबस जो होगा उस तरीके से होगा। अब इन 3 यूनिट के सब यूनिट भी होंगे। लग रहा है ना आपको कि भैया ये तो बहुत बड़ा ये हो गया, बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। ये हो गया सब यूनिट 1, ये हो गया आपका सब यूनिट 2, ये हो गया सब यूनिट 3। शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहां पर। तो ये हो गया इसका सब यूनिट 1, इसका सब यूनिट 2, ये इसका सब यूनिट 3, वैसे ही इसका सब यूनिट 1, सब यूनिट 3, सॉरी सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3। तो लग रहा है ना कि सिलेबस ये क्या लिख दिया, ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, अच्छी बात है, तभी तो सीखोगे। जब माइंड में यही पहले देख लिया कि भैया ये तो सब कुछ आ गया, वो भी अच्छी बात है। अब यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो होगा, यहां पर जो होगा सब यूनिट 3 में, वो तो हिमाचल ही होगा। ये वाला हिमाचल वाला पोर्शन है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर हिस्ट्री की, अगर यहां पर हिस्ट्री की बात हो रही है, तो यहां पर भी हिमाचल की हिस्ट्री की बात हो रही है कि भैया हिमाचल में जब गोरखा यहां पर आए, या ब्रिटिशर्स यहां पर आए, या मुगल्स, क्या उनका इंफ्लुएंस रहा हिमाचल प्रदेश पर। जो यहां हमने पढ़ा सब यूनिट 1 में, वही हिमाचल का हम यहां पर पढ़ रहे हैं। यहां पर हमने इंडिया के बारे में देखा, यहां पर हिमाचल के बारे में देखा। वैसे ही अगर यहां सब यूनिट 1 में यहां पर बात हो रही है ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो यहां पर किसकी बात होगी, हिमाचल ज्योग्राफी की। अब हिमाचल की ज्योग्राफी, हिमाचल की हिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, दूसरे पेपर में तो वही पढ़ते हैं, अलग तो नहीं पढ़ते हैं कुछ। यहां पर भी आप सेम ही पढ़ते हैं, और यहां पर जो ज्योग्राफी है वही तो आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी। दूसरे एग्जाम के लिए ज्योग्राफी कौन सी पढ़ते हैं, यही ज्योग्राफी। बस बात खत्म हो गई, ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया। उसके बाद सेवन 3 में यहाँ पर आप बात करें, मान लीजिए सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ पर भी वही बात होगी, कल्चर की बात होगी, सोसाइटी की बात, कल्चर की बात यहाँ हो रही है, तो यहाँ हिमाचल के कल्चर की बात होगी, क्योंकि वही कल्चर आप हिमाचल का भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल शादी ब्याह के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि भैया इंडिया में जो है वो इतनी रिवर्स बह रही है। इंडस रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं ना आप। तो हिमाचल में भी आप 5 नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बात खत्म हो गई। इतना ही तो कहानी थी, चीजों को सिंप्लीफाई तो करना है ना। तो बस बात वही आ गई, मैंने कहा यूनिट 1 और यूनिट सब यूनिट उसकी 3। ये देखो ये यूनिट 1 है, यूनिट 1 का सब यूनिट 3 जो होगा वो हिमाचल से होगा। कहां से होगा, हिमाचल से होगा। मेंस में भी क्वेश्चन देखना कहां से आए हुए हैं, समझना इसको। जिसको ऐसा भी लग रहा होगा ना कि हमसे नहीं होगा, मैं पहले ही कह चुका हूं, वो भी अंत तक देख ही लेना। जिसको ऐसा भी लगता होगा कि हमसे इतने बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, कैसे तैयारी करेंगे हम, आइडिया कुछ नहीं है, वो बने रहो, देखो कि कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा यूनिट 1 और सब यूनिट 3। क्या कहा हुआ है, सब यूनिट 3। सब यूनिट 3 किससे होगी, हिमाचल से होगी। तो क्या लिखा हुआ है, emergence and growth of early medieval states, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा हिल स्टेट्स and their relation with मुगल and सिख। लिखा है यहां पर, बाकी चीजें वही है जो आपने पढ़ी हुई है। जब हम पढ़ेंगे इसको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता लग जाएगा ये तो चीजें हैं जो हमने पढ़ रखी थी। भैया कांगड़ा की फाउंडेशन कैसे हुई, ये हम कल से शुरू करेंगे। कांगड़ा की फाउंडेशन जो नींव थी वो आखिरकार किसने रखी, कैसे रखी, क्या चीजें हुई उसमें, उनके रिलेशन किस तरीके से थे मुगलों के साथ, सिखों के साथ, या उससे पहले जो आए टर्किश आए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कांगड़ा में अटैक हुआ, नगरकोट पर आक्रमण हुआ 1009 ईस्वी में, यहाँ सोना चांदी लूट करके ले गए। यहाँ पर बाद में ब्रिटिशर्स आए या मुगल्स आए, किस तरीके से उनका इंफ्लुएंस रहा यहाँ पर, वही सब चीजें आपको सिर्फ मेंस के लिए पढ़नी है। तो यहीं से आपकी प्रीलिम की तैयारी भी हो गई और मेंस की तैयारी भी हो गई, क्योंकि प्रीलिम में भी तो वही पढ़ना है ना। यहाँ आपने बस उसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ा, सिस्टमैटिक वे में पढ़ा। यहाँ पर अब मैटर करेंगे आपके नोट्स। नोट्स बनाने का तरीका लास्ट में मुझे याद दिलाना, कहीं मैं भूल ना जाऊं फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका गोरखा इन्वेजन हो गया, देखो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर द कॉलोनियल पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ बेट वेगार एंड रीत, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। दूसरा ये होगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं, प्रीवियसली बहुत दिक्कतें आ रही थी हिंदी मीडियम, हमको तो छोड़ ही दिया बिल्कुल, हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता है इस जीवन में, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती थी बीच में। लेकिन इस बार हमने ऐसा किया है, हिंदी सॉरी इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये हिंदी में है, तो हिंदी वालों को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब ये बहाना भी आपके पास नहीं होना चाहिए कि हिंदी मीडियम में से हैं, बचपन से हिंदी मीडियम में है तो कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे मैंने कहा अब यूनिट 2 पे आते हैं। हमने क्या देखा, यूनिट 1 सब यूनिट 3, यूनिट 2 सब यूनिट 3, यूनिट 2 सब यूनिट 3। क्या पूछा गया क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल, रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन कवर एंड टाइप्स, क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक जोन्स इन हिमाचल प्रदेश। क्या बोल रहा है, ज्योग्राफी।
वही अगर हम सब यूनिट 1 की बात करें तो वहां पर किसकी बात की गई है? सब यूनिट 1 में इंडियन ज्योग्राफी की बात की गई है, यहाँ पर हिमाचल ज्योग्राफी की बात की गई है। सिंपल हो गया आपको याद रखने के लिए भैया कैसा सिलेबस है, बाकी तो चीजें बाद में ही आएंगी फिर। इंडस्ट्रियल हिमाचल प्रदेश है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हैजर्ड्स हो गए, ह्यूमन एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। अब इसको किस तरीके से मेंस में करेंगे वो बात की बात है। आंसर राइटिंग कैसे होगी, ये यूनिट 2 हो गया। फिर यूनिट 3 हो गया, ये कैसा हो रहा है देखो, जीएस मैंने कहा था जीएस 1 हो गया, उसके 3 यूनिट होंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, उसके सब यूनिट 1 होंगे, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3। तो हम बात कर रहे हैं अभी इसकी, है ना, जीएस 1 की बात कर रहे हैं हम अब। तो सब यूनिट 3 कह रहा है सोसाइटी एंड कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, कल्चर कस्टम्स फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ट्राइब्स ऑफ हिमाचल एंड देयर हिस्टोरिकल सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट्स, फैमिली मैरिज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट 3। अब देखो यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं आपको, देखा जीएस 1, जीएस 1, जीएस 1 के सब यूनिट 3, जीएस 1 के सब यूनिट 3, जहां पर क्या क्या बातें हुई हैं, हिस्ट्री की बात हुई है, ज्योग्राफी की बात हुई है, कल्चर की बात हुई है, 3 चीजें हैं। अब मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको, टोटल मेंस में आएंगे 28 क्वेश्चंस, जो अभी पैटर्न चला हुआ है 28 क्वेश्चंस आएंगे। उस 28 क्वेश्चंस में देखिए आपको हिमाचल के कितने आएंगे, ताकि आपको पता लगे कि आपको हिमाचल का कितना कर पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है कि कम पढ़ना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। 28 क्वेश्चंस आए, बाद में देखते हैं जरा फिर। सारे के सारे कंपल्सरी क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं और मैं होगा आपको दिया कि भैया आप पहले वाला लिख दो। फॉर एग्जांपल आपने बेगार के बारे में लिख दिया, नीचे और करके लिखा हुआ कि अगर आपको ये नहीं आता है तो दूसरा लिख दो, वो तो ऑप्शन आपके पास है नहीं, क्वेश्चन तो सारे ही करने पड़ेंगे। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी कि पहचानने लायक कि आपने लिखा क्या है, और वो कैसे होगा, थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी कि आपको लिखना कितना कर है, कैसे लिखना है आपको। आंसर मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश और हिंदी, 2 लैंग्वेज है, और तीसरी आपको उर्दू तो आती नहीं होगी, 2 ही आती होगी, है ना। तीसरी अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती होगी तब भी दिक्कत वाली बात है नहीं हुई। और इसमें ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं। नहीं दिख रहा होगा अभी के लिए, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा जूम करके देख लो, वैसे पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी फिर बाद में। पहले जो क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर के 15 तक, 1 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन होंगे आपको वो होंगे 4 नंबर के। 1 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन होंगे ये तीनों जीएस में अप्लाई होगा, ठीक है, नंबर का याद रखना। 1 से लेकर 15 तक जो भी होंगे, 1 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 4-4 नंबर के, जो यहां पर दिए गए हैं देखो। Tribal societies are transition all over the world. Analysis the factors, analyze the factors that impact of the transition in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पूरी दुनिया में आदिवासी समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में इस संक्रमण के कारकों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर है डेवलपमेंट हैज अ कॉस्ट एलिमेंट टू इट, बट व्हाट वुड बी योर सजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। क्योंकि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बारे में पढ़ा होगा तो आप उसको लिखने में भी सक्षम होंगे। तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 नंबर यहीं से हो गए, याद रखना, थोड़ा बहुत याद रखो, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरा मेमोराइज कर देना है, थोड़ा याद रखना है। अभी क्वेश्चन पर नहीं जाना है कि इतना बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, इतना इजी क्वेश्चन था, इस पे नहीं जाना है। अभी सिर्फ पैटर्न को समझो। तो 16 क्वेश्चन आ गए आपके, सॉरी 16 नंबर आ गए आपके पहले ही, जो हिमाचल से आए हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है 16 से लेकर के 25 तक, 16 से लेकर के 25 तक आपको लिखना है उनको 120 वर्ड्स में, पहले आपको 60 वर्ड्स में लिखने हैं, और ये होंगे 8 नंबर का एक क्वेश्चन। वैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं तो हो गए 24, पहले 16 हो गए तो ये 24 हो गए आपके 40। जीएस 1 की बात हो रही है जो 200 नंबर का है, 200 नंबर का जीएस है, और उसमें से 16 नंबर आ गए आपके, जो हिमाचल की बात होगी सिर्फ हिमाचल के जो क्वेश्चन है। तो यहां से 4 क्वेश्चन आ गए, यहां से 3 क्वेश्चन आ गए। एग्जामिन क्रिटिकली द मुगल एंड हिल स्टेट रिलेशन बिटवीन द पीरियड ऑफ 1605 टू 1658। तो यही बात तो हमने अभी सिलेबस में की थी ना, यही बात पहले ही लाइन यही थी, पहले ही लाइन यही थी कि कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, इनका इन सभी स्टेट्स का उदय कैसा हुआ और इनके रिलेशन मुगल और सिखों के साथ कैसे थे। तो वही तो क्वेश्चन आ गया फिर। बेशक वो पहले वाला थोड़ा डिफिकल्ट था ना, वो थोड़ा सा रिलेट करके आपको पढ़ना था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। ये कह रहा है कि बशौली स्टाइल ऑफ पेंटिंग, थ्रो लाइट ऑन इवोल्यूशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बशौली स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो इतना तो पढ़ा ही होगा आपने, जब पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो बशौली स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी आ जाएगा उसमें, और आपने अभी तक पढ़ा भी है, ऐसा नहीं आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है, आपको आता है। अब आपको ये नहीं आ रहा है याद कि भैया 120 वर्ड्स में इस पे लिखना क्या है, तो वो तो किसी को भी नहीं पता। भी जब पढ़ा ही नहीं है तो कैसे पता होगा। आपने सिर्फ यही पढ़ा कि बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग किस कौन सा राजा था उस वक्त जिस समय बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग का उदय हुआ, और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, थोड़ा बहुत आपने ये पढ़ा होगा। तो 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी जिनको आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपने मेंस में लिखा ही नहीं है, एक क्वेश्चन भी नहीं लिखा। अगर आपको इतना भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये एटलीस्ट कुछ तो आता है आपको। फिर है आपका डिस्कस क्रिटिकली सिख एंड हिल स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग लेटर 18th एंड फर्स्ट 9th century। अभी पहली ही लाइन सिलेबस की थी, वहां से क्वेश्चन आ गया आपका एचएस का, और आपको पता है कि आपको मेरिट में कितने नंबर चाहिए। अगर 200 में से 100 आ गए तो आप इन हो गए। फिर अब 24 क्वेश्चन यहां से हो गए, सॉरी 24 नंबर यहां से हो गए। फिर उसके बाद 26 से लेकर के 28 तक, 26 से लेकर के 28 तक
400 वर्ड्स में लिखने हैं और 20 नंबर। ठीक है, 400 वर्ड्स और 20 नंबर, तो ये हो गए आपके 40 नंबर। तो यहीं पर हो गए। यहां पर आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन लिखने हैं, आप आंसर थोड़े बड़े बड़े लिखने हैं, तो 20-20 नंबर के हैं। ये पहला, ये दूसरा हो गया। फॉर एग्जांपल, राइट अ नोट ऑन हाइड्रो पावर पोटेंशियल, इट्स डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि जो हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में पन बिजली क्षमता, इसके विकास और महत्व पर टिप्पणी कीजिए। अब ये भी आपको पता है, थोड़ा बहुत तो आप अभी भी लिख देंगे। मुझे पता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी को आंसर अभी नहीं दिखाना हो, आपको पता है कि आपको लिखना क्या है। दिक्कत जो हेजिटेशन है वो कहां पर आपको आएगी, जब आपको किसी को दूसरे के पास वो बताना है कि देखो जरा मैंने क्या लिखा हुआ है। तब आप अपने आप को ही जज करने लग जाते हैं कि मैंने शायद गलत लिखा होगा। दूसरा मुझे जज करने लगेगा कि मेरी जो लिखने की ये है वो अच्छी है नहीं, हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, सेंटेंस मुझसे बन नहीं रहे हैं, अंक की मात्रा कहीं पर नहीं लग रही है। ज्यादातर इंग्लिश में दिक्कत आती है क्योंकि ये सेंटेंस कहीं पर मेरा गलत तो नहीं होगा, अगले वाला मुझे जज करेगा क्योंकि इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती है। अगर ये सोच लिया तो जिंदगी में कभी आगे तो जाओगे नहीं। ये सीधी सी बात है, क्योंकि जिसने भी शुरुआत की है आज तक वो जीरो से ही की है, 10 से कभी शुरुआत नहीं होती है। अगर आपने शुरुआत की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो जीरो से शुरू करो उसको। शर्माने की बात क्या है उसमें? नहीं आता है तो नहीं आता है, सीख लेंगे, और क्या होगा, बड़ी बात थोड़ी ना होगी, है ना। लेकिन अगर ये इच्छा है कि सीखोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। अब यहां पर है 40, यहां पर कितने हुए थे? 24, 40 कितने हो गए? 80। ध्यान से देखना, अब मेरा बताने का ये मकसद क्या है। अब 40 हुए 80, ठीक है। 80 जो नंबर है वो कहां से आए? सिर्फ हिमाचल जीके से। 200 में से 80 जो नंबर है, 80 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आए सिर्फ हिमाचल जीके से। और टॉपर के कितने नंबर है इसमें? जीएस 1 में 200 में से 90, 90, 92, 92। कितने नंबर है भैया टॉपर के? 92 नंबर। टॉपर के है 92 नंबर। हिमाचल जीके से आए 80, पूरे तो नहीं आएंगे। 80 में से आपको कोशिश क्या करनी है कि भैया 60 तो आ ही जाए। 60 नहीं तो 50 तो कैसे करके भी लाने हैं। बच गए आपके 40 नंबर। बाकी का जीएस वाला क्वेश्चन हो गया। इतनी सारी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री इतनी सारी है, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना। वैसे ब्रॉड है लेकिन आपको सिर्फ कोर सब्जेक्ट को पकड़ना है, जो कोर सिलेबस है। लग रहा है बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? हाँ, जब आपके 80 यहीं पर हैं, डिफिकल्ट लग रहा है? बताओ जरा, कुछ तो अपने भी व्यूज रखो। लगना तो नहीं चाहिए। बोले इस टाइम पर ठीक लग रहा है, थोड़ी देर बाद जब खाना खाने बैठेंगे या खाना खा करके सो जाएंगे, उस वक्त दिमाग में जब चढ़ेगा कि अरे भैया 8 पेपर हैं, सिलेबस इतना बड़ा है, तो पढ़ेंगे कब, कब कंप्लीट होगा, तो उस टाइम थोड़ा सा लगेगा। हम्म लग रहा है इजी, तो ये इजी ही है ना। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि सब चीज सिंपल है अगर उनको सिंपल किया जाए। बस ये सिंप्लीफाई है नहीं अभी तक। फिर हो गया आपका इसी तरीके से पेपर 5, यानी कि आपका जीएस का पेपर 2। अब जीएस का पेपर 2 देखो क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड। हिमाचल प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ? आपको पता है किसी स्टेट बन गई भैया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला, सीएम कौन बने, है ना। तो यही सब चीजें आपको यहां पर लिखनी है मेंस में। वही आपने पहले भी पढ़ रखा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कैसे हुआ उनका उदय, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कैसी थी, पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म एंड प्रेशर ग्रुप्स इन द स्टेट्स, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज इन हिमाचल प्रदेश। यही सब चीजें आपको पढ़नी है इधर। यूनिट सब यूनिट 3, यूनिट 3 का सॉरी यूनिट 2 का सब यूनिट 3, वहां पर आप पढ़ेंगे गवर्नेंस के बारे में। यानी कि अब बात हो रही है पॉलिटी की, वहां पर कहां पर इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है जीएस पेपर 2 में, इसीलिए यहां पर हिमाचल की बात हो रही है। ध्यान रखना है जो अभी तक बताया था आपको। रिफॉर्म्स कैसे आए, पंचायती राज ये व्यवस्था हो गई। तो यूनिट 3 में आपका साइबर क्राइम आ गया फिर, है ना। अब यहां पर क्या होगा, इधर जहां पर पहुंचना था हमको, क्योंकि आपको पहले वाला कंसेप्ट समझना है। पहले वाला आपको समझ आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको कुछ समय में बाद पता लग जाएगा। देखते हैं कि कितने लोग कंटिन्यू रहते हैं, कितने लोग नहीं रहते हैं। ये भी एक मुद्दा है, उस मुद्दे को लास्ट में डिस्कस करेंगे। बस अब थोड़ा सा रह गया है पेपर 3 और ये वाला। अब यहाँ पर हिमाचल का उतना पूछा नहीं गया है। जीएस जो पेपर 2 है, जीएस का पेपर जो 2 है, इसमें ज्यादा पूछा नहीं गया है। देखो 20 नंबर का यहां से आया है, 20 नंबर का यहां से आया है, तो 40 नंबर है। 200 में से 40 नंबर। इसीलिए आपने क्या देखा है कि जीएस पेपर 2 में टॉपर्स के भी उतने नंबर नहीं है। यहाँ पर देखो 85 नंबर है टॉपर्स के, 200 में से 85 नंबर है। यहाँ पर टॉपर के 89 नंबर है और यहाँ पर टॉपर के 105 नंबर है। तो यहाँ पर उतने ज्यादा नंबर भी है नहीं, तो आपको चिंता करने की उतनी जरूरत नहीं है। जब सभी के टॉपर के इतने नंबर नहीं है तो आप भी अपने आप को टॉपर ही कंसीडर कर लो अभी के लिए। भैया मेरे भी इतने ज्यादा नंबर नहीं होंगे, है ना। अगर आप भी टॉप करेंगे तो 105 के आसपास चले जाओ। 100 में से 200 में से 100 नंबर तो ला ही देंगे, 50%, 50% तो ला ही देंगे, है ना। वैसे ही अभी हुआ होगा प्रीलिम के पेपर में 50% तो आए होंगे ना। जिसके तो 50% नहीं आया ना, फिर उसने गड़बड़ कर दी है। तो ये हो गया पेपर जीएस का 2, जीएस 3। तो इसको मैं
जल्दी बता देता हूँ अब, क्योंकि अगर आपको पहले वाला समझ में आ गया जीएस पेपर 1 तो जीएस पेपर 2 भी समझ में आ गया होगा, जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में क्या हो रहा है, यूनिट 1 सब यूनिट 3, यूनिट 1 वैसे ही सब यूनिट 3 है, यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूनिट 1 के सब यूनिट 1 में, ये तो 3 है, सब यूनिट 1 में किसकी बात हो रही होगी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जो आपने पढ़ा है वही यहाँ पर आ रहा है फिर से, नई चीजें कुछ नहीं पढ़नी है, बस उनको एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना है, वही मीन्स है, इसके अलावा कोई मीन्स है ही नहीं। ये सिर्फ एक डिस्टॉर्शन है मार्केट में कि ये बहुत बड़ा पेपर है, कुछ नहीं होगा, ऐसे हुआ वैसे। ये हो गया जीडीपी के बारे में आप जो पढ़ रहे हैं, जीडीपी का पहले पढ़ रखा है, स्किल लेबर क्या होती है, अनस्किल्ड लेबर क्या है, ये सभी चीजें। तो ये द्वितीय यूनिट में जो पढ़ेंगे आप, कहा गया मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये सब चीजें पढ़नी है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि ड्रोन, हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आए थे, अभी आए थे नहीं, ड्रोन डेवलपमेंट पर काम हो रहा है, तो वही सब चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। यहाँ पर टूरिज्म की बात हुई है, टूरिज्म पॉलिसी पोटेंशियल एंड इनिशिएटिव इन हिमाचल प्रदेश, 6% ऑफ जीडीपी, जो सिर्फ आता है आपका 6 to 7% किसे आता है, टूरिज्म से, जो कि अभी बहुत ही डिक्लाइनिंग फेज में है। यहाँ पर टूरिज्म, टूरिस्ट जो है वो आ नहीं रहे हैं, है ना, तो दिक्कत वाली बात हो रही है सभी के लिए, क्योंकि 6 से 7% जीडीपी, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर इको टूरिज्म क्या है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है जीएस पेपर 3 में, और हमें हिमाचल जीके भी इसी तरीके से ही कवर करना है मेंस के लिए। प्रीलिम की आपकी तो तैयारी हो ही जाएगी, क्योंकि हम प्रीलिम के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, मेंस के क्वेश्चन आपको लिखने को दिए जाएंगे, बस लिखने की कैपेसिटी रखना आपने, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हो गए आपके मेंस के नंबर, सॉरी मेंस के इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, describe the objective of National Research and Technology Consortium and NRTC of Himachal Pradesh. Describe key areas of environmental significance which need attention on a priority basis as per the Himachal Environment Policy Guidelines. तो ये तो पढ़ करके ही होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पता भी नहीं होगा। तो जब पढ़ लेंगे उसके बाद अगर आपको ना आए तो बताना, है ना, क्योंकि हमने पढ़ भी लिया है फिर भी हमको नहीं आया है, तो ये चिंता का विषय है। फिर फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम में जो हमने अभी पढ़ा, अगर आपको ऐसा लगा कि भैया जो हमने हिमाचल जी के क्लासेस में पढ़ा था यहाँ पर तो कुछ और ही पूछा गया हिमाचल जी के, तब तो आप कह सकते हैं हमने ये पढ़ाई नहीं करी जिंदगी में, आज तक नहीं पढ़ा, तो उसके लिए तो फिर अलग चीज है। जितने भी क्वेश्चंस थे आपको पता थे, वो सिर्फ किसकी कमी हुई, अटेंशन की, कि आपने उसको किस तरीके से सॉल्व किया। हुआ ऐसा, बहुतों के साथ हुआ होगा ऐसा, जो आता था क्वेश्चन वो भी गलत किया होगा, फिर आपने देखा होगा ये तो पढ़ाया हुआ था नहीं। और मुझे ये भी याद है, जो एक क्वेश्चन था डोडरा क्वार में जो रिवोल्ट हुई है रण बहादुर सिंह के टाइम पीरियड में, वो भी क्लास में बताया गया है, लेकिन मुझे ये याद ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर ये है, इसलिए मुझे उसका प्रूफ ही नहीं मिल पा रहा था कहीं पर कि कहाँ पर बताया है ये, और मुझे ये याद है कि वो क्लास में बताया गया था, है ना, बस वो याद नहीं आ रहा था मुझे कहाँ पर है। इसलिए फिर ऐसा हो जाना था कि हिमाचल जीके के जो 17 क्वेश्चन आए हुए हैं, 17 के 17 ही कोर्स से आए हुए हैं, है ना, अच्छी खासी मार्क नहीं है ना, फायदा क्या है। फिर बाकी क्वेश्चन हो गए आपके 24 क्वेश्चन यहाँ से, सॉरी 24 नंबर यहाँ से, 20 नंबर यहाँ से, और 20 यहाँ से, 60 64 64 नंबर यहाँ से भी आ गए आपके। वो शहर हिस्ट्री में बताया था, मुझे पता है कहीं पर बताया था, लेकिन नोट्स में नहीं मिल रहा था ना मुझे, वो दिक्कत वो हो गई थी, तो इसीलिए मैंने छोड़ा बीच। अगर हम ऐसा बोल दें कि 17 से 17 क्वेश्चन आए होंगे तो लोगों को लगेगा कि झूठी तो बोल रहे हैं, 17 के 17 क्वेश्चन कहाँ आते हैं। तो यहाँ पर टॉपर्स के अच्छे नंबर हैं, और ये आप भी ला सकते हैं, क्योंकि टॉपर तो आप भी हैं। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ पर कहानी समाप्त। किस तरीके से हम हिमाचल जी के पढ़ेंगे, तो शुरुआत करेंगे वहीं से, किधर से शुरुआत करेंगे, कल से, यहाँ से। अब उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो अब बात करेंगे थोड़ी जी। Emergence and growth of early medieval states, Kangda, Kullu and Chamba hill states and their relations with Mughal and the Sikh, ये पढ़ेंगे हम कल से। अब आपके पास क्या होना चाहिए कल, है ना, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली, नोटबुक होनी चाहिए। दूसरा, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, एक जो अच्छी जैसी थोड़ी नोटबुक है उसको ला लेना, जिसमें थोड़ी बहुत जगह हो आपके पास। क्या हो गया, रुक गया है कहीं पर? सिग्नल वीक होगा आपके, है ना। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आजकल मैच भी लगे हुए हैं, तो ध्यान थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीजें करनी है। अभी अगले साल भी मैच आएगा, किसी और चीज का मैच आ जाएगा, कुछ और चीजें हो जाएंगी, बहुत चीजें, आईपीएल आएगा, कुछ आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, अभी भी आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चली ही होंगी, तो ये खत्म होने वाली नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना आपने, है ना। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उनके बोलने वालों की भी कमी नहीं होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप कुछ भी ज्वाइन करते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ तो पहले के ही हैं, कुछ अगर नए जुड़ते हैं उनके लिए भी, पुराने वालों को तो पता है ना, तो कुछ अगर नए भी जुड़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको डिस्टॉर्ट करने वाली होंगी, तो उस वक्त आपको वहां पर जाना नहीं है। लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए तो मैं हमेशा पहले से भी कहता आ रहा हूं कि लड़कियों के ऊपर जो जिम्मेदारी वाला सेक्शन है उतना तो चलो नहीं है, लेकिन परिवार का
उनके मन में ये होता है कि भैया हमको प्राउड करवाना है। और किसको करवाना है? मम्मी को तो कम प्राउड करवाना है, ये बात होती है। पापा को बहुत सारा करवाना है कि ऐसे चलेगा भैया, हाँ उसकी लड़की है। दूसरी तरफ लड़के हैं तो उनके लिए तो क्या कहें, सिंपैथी है हमारी आपके साथ, सभी के साथ, है ना? क्योंकि ठीक कर रहे हैं अभी तक। आपको भी पता है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। जब तक आपके पास कुछ होगा नहीं, तब तक आपके पास कुछ होगा नहीं। समझ आया किसी को तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो आपको कुछ करना पड़ेगा। कहीं पर मैंने एक डायलॉग सुना था, आई थिंक कौन सी मूवी है, न्यूटन मूवी है। कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी करना है अपने जीवन में तो उसके लिए तो कुछ करना ही होगा। बैठे बैठे तो नहीं मिल जाएगा आराम से। हाँ, एक बार आपने मेहनत कर ली, जी तोड़ मेहनत कर ली, 4-5 महीने हैं, अभी देखो आपकी रूटीन बन जाएगी। पहले पहले क्या लगता है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन जब आप शुरुआत कर देते हैं फिर आपको लगता है कि हाँ अब तो मजबूरी में भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना ही पड़ेगा। लगता है फिर ऐसा, ये उसने आंसर लिखा है तो मैं भी तो आंसर लिख ही दूं, मेरे लिखने से भी क्या पता अच्छा हो जाए कुछ, बाकी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उससे एक मोटिवेशन आपको मिलती है। दूसरा ये है कि विंटर्स आने वाले हैं तो सारे के सारे जो होंगे, मैक्सिमम जो आप में से होंगे वो घर पर ही होंगे। अगर घर पर हैं तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद एग्जाम होने हैं। तो 1-2 महीने हो गए, विंटर्स आ गई, 1-2 महीने वैसे ही बीत गए, तो 4 कर महीनों में 4-5 जो महीने होंगे उसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मैं आपको वो मक्खा नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, ठीक है? कहाँ पर थे? पहले आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। अब उस नोटबुक में आप नोट्स कैसे बनाएंगे? क्योंकि इस बार स्टैटिक पूछा गया ज्यादा, यूपीएससी में ही भी स्टैटिक पूछा गया, दोनों में जब स्टैटिक पूछा गया तो हम भी वैसे ही पढ़ लेते हैं। फिर ऐसे करके 2 लाइनें खींच लेनी है, वैसे ही आपने नोट्स बनाने हैं। यहाँ पर जो होगा वो मेंस के लिए आपके नोट्स होंगे, यहाँ पर जो होगा वो स्टैटिक पोर्शन के लिए होगा। यहाँ पर जगह छोड़नी है, यहाँ पर जगह छोड़नी है, ताकि वो अपना जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप यहाँ पर लिखते रहें, और यहाँ पर जगह छोड़नी है, दोनों तरफ जगह छोड़नी है। और ये जगह क्यों छोड़नी है भैया? ये छोड़नी है आपको मेंस के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए। क्या होता है, यहाँ पर होगा पूरा पेज। अब जब मेंस के लिए, जो मान लीजिए रिवीजन कर रहे हैं तो पूरा पेज पढ़ने का टाइम नहीं होगा आपके पास। ये काम आएगा उस वक्त कि एक पेज था, या आप अगले पेज में कुछ कर रहे हैं, बीच में कुछ नोट्स चिपका रहे हैं, वैसे करके कर रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा है। एक नोट्स आते हैं ना, फिर स्टिकी नोट्स आते हैं कुछ, या उसमें तो नहीं होगा, उसमें बहुत कम जगह होती है, लेकिन यहाँ पर आपके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर पूरा पेज लिख रहे हैं तो यहाँ पर उसकी 2-3 लाइनें होनी चाहिए। 3 लाइन लिख दी, डेट लिख दी, या कुछ ऐसा लिख दिया आपने जिससे आपको याद रहे कि हाँ मैंने इस पेज में ये लिखा हुआ है, इस पेज में आपने ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपने स्टैटिक पोर्शन लिखा हुआ है। बच गया कुछ? नहीं बचा, नहीं बचा ना। यहाँ आपका मेंस का पोर्शन हो गया, यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन हो गया जो प्रीलिम में काम, सॉरी यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट्स हो गए जो प्रीलिम में काम आते हैं, यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन आ गया। यहीं पर जगह बच रही है तो यहीं पर लिख दो, लेकिन लिखना जरूर है। लास्ट में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा कि भैया लास्ट में हम लिखेंगे, हम जो रिवीजन के लिए है वो हम करें, नहीं हो पाएगा। लास्ट में क्या लगता है कि रिवीजन नहीं हुआ, ये वाला बच गया, ये वाला सेक्शन बच गया, पॉलिटी बच गई, हिस्ट्री बच गई, हिस्ट्री का ये पोर्शन बच गया, नहीं होता है। फिर जो करना है उसी वक्त करना है, साथ साथ में ही आपके पूरे एक नोट्स बन जाने चाहिए। जिसके पहले से नोट्स बने उसमें ऐड ऑन करो, बीच में उसमें ब्लैंक शीट डालो। और मैंने पहले भी कहा दिया था आपसे, ये जब आप नोट्स बना रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के ही नोट्स हैं, तो उसमें आप किसमें बनाने, ब्लैंक शीट्स में, जो नोटबुक वैसी आती है। तो ये तो हो गई 3 चीजें। इसके अलावा क्या है? अब इसके अलावा डाउट्स बताओ कुछ। अलाइड, देखो अलाइड की जो आपकी तैयारी है वो ऐसे ही हो जाएगी, ऐसे ही इन द सेंस, जिसका भी अभी तक अलाइड हुआ है वो उसमें से मैक्सिमम 90% एचएस की तैयारी कर रहे थे। तो अगर आपने इसकी तैयारी कर ली, अलाइड कुछ नहीं है फिर, अलाइड समझो हो गया आपका। क्योंकि अलाइड में आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं हिमाचल जीके से ही, बाकी का जीएस पोर्शन हो गया। मेंस में हो रहे हैं आपके 3 पेपर, एक जीएस का पेपर हो गया, फिर उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर हो गया। तो यहां पर तो पूरे के पूरे जीएस है ना, जीएस 1 हो गया, जीएस 2 हो गया, जीएस 3 हो गया, इंग्लिश हिंदी ऐसे अलग से हो रहा है। और वहां पर क्या होगा, जीएस 1 का पेपर हो गया, जीएस का पेपर 1 कुछ नहीं है, जीएस का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, उसी में आपको ऐसे राइटिंग भी आएगी, हिंदी का पेपर है उसमें आपको ऐसे राइटिंग भी आएगी, जिसमें आप नंबर ज्यादा ला लेंगे। और गद्यांश और पद्यांश उसमें आ रहे हैं, बेसिक ग्रामर उसमें आ रही है। तो अगर आपकी एचएस की तैयारी अच्छी हो गई, अलाइड कुछ नहीं है ना। अलाइड का तो और अच्छे से बता देंगे, क्योंकि 2 बार मेंस में बाहर हो चुके हैं खुद भी हम, तो उसका और अच्छे से बता देंगे, है ना। किसी ने कहा था ना कि अपनी बेइज्जती अगर करवा दोगे तो बाहर वाला कोई करवा नहीं पाएगा फिर। तो ऐसा उसके पीछे कहानी है बहुत बड़ी, वो तो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, वो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। रही इसकी बात, इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन हैं तो बताओ। कुछ होने चाहिए, देखो क्वेश्चन आपके होने चाहिए, जब तक आपके क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक दिक्कत वाली बात है। फिर बताओ
कितने जुड़े हैं अभी? 22 जुड़े हैं। अब 2-3 दिन के बाद क्या होगा? कितने सारे बाहर हो जाएंगे, है ना? कितने सारे डिसकंटिन्यू होंगे। परसेंटेज देख रहे हो, यहाँ पर ही 50% है। इतने ही होंगे आसपास जिसने रजिस्ट्रेशन की है ना? बोले भैया कुछ तो नया हो रहा होगा, हम भी जुड़ जाते हैं। एक मिनट मुझे देखने दो कितने हैं। 51 है, तो 51 है तो 50% भी नहीं है, और यही वहां पर भी है ना? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत। अब इसमें से भी, क्योंकि इतना तो हमको भी एक्सपीरियंस हो गया है कि इतने जुड़ेंगे इतने बाहर हो जाएंगे, वैसे ही इसमें भी होगा। तो वही तो इसमें होगा, क्योंकि इस कोर्स में तो आपको वही चीजें करवाई जाएंगी सिस्टमेटिक वे में। क्योंकि हिमाचल में दिक्कत यही है, कहीं पर भी जाएंगे कुछ और ही चला हुआ है कहीं और। इससे पहले तो एचएस का कोई कोर्स चला नहीं है ना, जिसकी क्लासेस हुई हैं वो आपकी सिर्फ ऐसे रिवीजन के लिए क्लासेस हुई हैं, तो ये चलो लगा ही देते हैं क्लासेस, कुछ ना कुछ आपका भला हो जाएगा। तो वो रिवीजन पर्पज से लगाई है, 30-40 क्लासेस हुई होंगी उसकी भी, पूरा कोर्स अभी तक शुरू नहीं किया है। तो ये कोर्स होगा प्रीलिम मेंस दोनों के लिए, अलाइड के लिए भी और एचएस के लिए भी, है ना? बात रही कितने इसमें कंटिन्यू होंगे, तो वो 2-3 क्लासेस में पता लग जाएगा। कल वाली क्लास है और परसों वाली क्लास है, क्योंकि 3 दिन जो है वो डेमो रखा हुआ है। आज एक क्लास थी डेमो क्लास, जिसको आज अच्छा नहीं लगा होगा वो कल जुड़ जाना, हो सकता है कल अच्छा लगे आपको, फिर भी संतुष्टि ना मिले तो 10 तारीख को जुड़ सकते हैं। फीस, अच्छा जो मेन चीज है उसके बारे में तो बताया ही नहीं। देखो जो तो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं है, फ्री में तो आपको भी नहीं पढ़ाएंगे, है ना? तो हाँ, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही फीस दे रखी है, जो भी दूसरे बैचेस के स्टूडेंट हैं, आपके लिए थोड़ा बहुत ऑफ हो सकता है। लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक फीस नहीं दी है, तो फीस तो देनी पड़ती है, देखिए, है ना? अब कितनी हो गई मुद्दा ये है। ये तो हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन हमने पहले क्या किया, जो सच्ची सी बात है, हम पहले क्रॉस चेक करने लगे। हाँ, बात यही है, दिक्कत यही है, यही हम डिस्कशन भी कर रहे थे। तो हम एक अपने दोस्त के साथ भी डिस्कस कर रहे थे कि हम बैच शुरू कर रहे हैं, तो उसकी फीस आखिरकार क्या होगी। तो फोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा करो, आप दूसरे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस देखो, उनकी क्या फीस है। तो लगातार देखने लगे, तो फीस जो उसमें आ रही है 60,000, 50,000, है ना? इससे नीचे तो है नहीं, 40,000 भी थी आई थिंक ये जगह। यहाँ से ऊपर है 1,10,000, 1,10,000 एचएस की फीस है। देखो इसी कोर्स में आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी, टेस्ट सीरीज के लिए अलग कुछ नहीं है, मेंस की आंसर राइटिंग भी इसी में होगी। हम बोल रहे हैं तो वो करना ही पड़ेगा फिर, नहीं तो हम बोलते ही नहीं। तो इसी में होगी आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तो वहां तक तो कोई फीस है नहीं। अब ये है ऊपर वाली जो फीस हम देख रहे थे जो, अब हमको लगा कि भैया इतनी जो फीस रख रहे हैं, क्योंकि हमें अपने सामने देखी है चंडीगढ़ में जब हम मेंस की कोचिंग ले रहे थे, तो एक लड़की ने 90,000 दी है कोचिंग की फीस, एचएस की कोचिंग की फीस, और उसको पढ़ा क्या रहे हैं वन लाइनर्स। ये आपको आएगा एचएस में वन लाइनर, सोच रहे हो 90,000 में। अब कौन कितने पेरेंट्स दे पाते हैं 90,000? यहाँ पर कुछ एक दे पाएंगे 90,000, लेकिन कुछ नहीं दे पाते हैं, तो उनकी वहां दिक्कत हो जाती है। फिर 90,000 फीस दे हुए तो फिर आउटपुट भी तो चाहिए उतनी। वन लाइनर पढ़ के थोड़ी ना एचएस होता है, फिर ना ही अलाइन होता है उससे। तो अभी तक तो हम खुद ही संशय में थे कि भैया फीस रखी जाए तो कितनी रखी जाए। फिर हम फाइनली पहुंचे एक फिगर पर, हम पहुंचे 15,000 तक, है ना? फिर थोड़ा 15,000 में भी हम फाइनली पहुंचे थे यहाँ तक कि 15,000 तक, तो क्योंकि एक साल लंबा चलेगा कोर्स, तो 15,000 तो मिनिमम रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इससे कम तो नहीं रख सकते हैं। फिर हमने सोचा दूसरी बात कि जो तो भैया स्टार्टिंग में जुड़ जाएंगे, जो कि हर एक मार्केट में होता है, चाहे कहीं पर भी हो, जो पहले जुड़ गए इन 3 दिनों में, उसके लिए तो फीस हो जाएगी आधी। 15,000 का आधा कितना होता है आपको पता है, 7,500 जो पहले जुड़ेंगे इन 3 दिनों में। जो नए स्टूडेंट जुड़ेंगे ये बात है उनकी, पुराने इतना पैसा दे नहीं पाएंगे बेचारे ऐसे, क्योंकि इससे पहले भी दे रखे है ना? तो वो जिसने पहले फीस दे रखी है, जितनी फीस पहले दे रखी है, उसमें 7,500 तक प्लस कर लो, है ना? वो तो समझ रहे हैं, यानी कि 7,500 जो है वो फीस सबकी ही होगी। मान के आप ये चलो, अगर किसी ने 7,000 दी है
तो हो सकता है स्टार्टिंग में अगर किसी ने 7,000, ऐसा भी है कोई जिसने 7,000 फीस दी है? 5 तक तो सबने दी थी। जिसने दी होगी, नहीं है ना कोई? सब इंस्पेक्टर कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, सब इंस्पेक्टर की। अब जिसने जितनी फीस दी होगी वो 7,000 तक उसको, 7,500 तक उसको ले जाओ। हाँ, जितने का आपने सब इंस्पेक्टर का कोर्स लिया है उससे आगे 7,500 तक आपकी फीस होगी। सब इंस्पेक्टर का कोर्स माइनस कर लो, जितने में आपने कोर्स बाय किया होगा माइनस कर दिया, वो फीस 7,500 तक। ठीक है, चिंता का कोई विषय है? ऐसा लगेगा कि भैया हम पे नहीं कर पाएंगे, तो वो भी हमको बता देना, हम इतने निर्दयी तो नहीं है, फैमिली कंडीशन वीक है, एक बार नहीं पे कर, लेकिन मिनिमम देखिए, फीस देने का मकसद यही होता है जो पहले लवनीश ने कहा कि फिर वो वैल्यू समझ नहीं आती है। अब जो मैंने आपको ये एक ही लेक्चर में बताया वो आप यूट्यूब पर ढूंढ लो। बेशक अगर मैं इसको यूट्यूब पर डालूंगा वहां पर तो व्यूज का तो कुछ चक्कर ही नहीं है हमारे साथ, है ना? लाइक सर एसआई का 6,000 का था, हाँ वैसा। यहाँ मत बोलो, मतलब भैया जो सर की मार्केटिंग है वो खत्म हो जाएगी अगर यहीं पर बोल दोगे तो। वैसा ही है। देखिए हमको ये वाला ज्यादा वाला सेक्शन हमको आइडिया है नहीं, है ना, कि ये सब चीजें हैं, इतना कुछ लेना देना, वो जो होगा वो बाद में होगा। अभी एग्जाम ही नहीं आया ना, दिक्कत ये हो रही है। वो तो तब बताया हम जब एग्जाम आए। तो ये सब बातें थी, आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो कृपया मुझे एक बार बता दीजिएगा कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, वो तो आपको कल से भी पता लग ही जाएगा। तो मैंने कहा कि इन 3 दिनों में जो जुड़ जाएगा, हाँ ये क्लास के स्टूडेंट के लिए भी है, जो इन 3 दिनों के अंदर अंदर नहीं जुड़ा, क्लास के स्टूडेंट के लिए है, इन 3 दिनों के अंदर अंदर नहीं जुड़ा, तो फिर भैया हमारे पास ऑप्शन यही है। क्योंकि बाद में होता है ना कई स्टूडेंट, भैया हम आ रहे हैं, हमारा ये हो गया था, वो हो गया था उस वक्त, तो वो फिर हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक और चांस दो अपने आप को, यही मौका है। इसके बाद नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। एक चांस देकर के देखो अपने आप को, रिस्क लेकर के देखो अपनी जिंदगी में। और रिस्क ऐसा लेना है कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसा नहीं लेना है कि भैया हम रिस्क ले रहे हैं बस जिंदगी में। कैलकुलेटेड, पूरा कैलकुलेट करके अपना टाइम पूरा देख करके आपके पास कितना समय है, कितने समय में आप तैयारी कर सकते हैं, कितना टाइम आप इसमें दे सकते हैं, कितनी आपकी तैयारी पहले हो चुकी है, उसको कैसे कवर अप करेंगे अब, ये सभी चीजें आपके दिमाग में चढ़नी चाहिए, उसके बाद ही आपकी तैयारी होगी, है ना? इंस्टॉलमेंट में जो तो क्लास के स्टूडेंट है वो तो क्या ही इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। हाँ, जो क्लास के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए ऑप्शन रख देंगे, ज्यादा ही दिक्कत होगी तो कर देंगे। पढ़ना है बस, फीस की चिंता नहीं करनी है, पढ़ने की चिंता करनी है ना? बेसिक से शुरू होगा, बेसिक से सब कुछ बेसिक से ही होगा। आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन छोटे बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको बता देना है ताकि उनकी जो तैयारी है वो अभी से हो जाए, है ना? कोई होते हैं ना कि रिश्तेदार भैया ऐसी, हम चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा करे, तो जुड़ जाओ क्लास में, 2 घंटे की क्लास है, कुछ सीख करके ही जाएंगे, तैयारी भी साथ साथ में हो रही है। विंटर्स आने वाले हैं, सारे बैठे रहेंगे घर पर, कुछ सीखेंगे तो सीखेंगे। बेसिक से तो वैसे भी पढ़ ही रहे हैं, तो नोट्स बन जाएंगे अभी के लिए। ठीक है, डन। बेसिक से ही कर रहे हैं बस। हिमाचल जी के जो है, हिमाचल जी के जो है वो थोड़ा सा हम सीधे मेन पर आ रहे हैं, बाकी तो बेसिक से ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हिमाचल का बेसिक क्या है वो आपको कल की क्लास में पता लग जाएगा कि बेसिक क्या पढ़ रहे हैं हम। इसकी तो एनसीईआरटी नहीं है ना, तो इसकी एनसीईआरटी नहीं, इसकी एनसीईआरटी बनाएंगे, वो कल से बनाएंगे एनसीईआरटी से। करवाया नहीं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करवाया है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया। वो मेंस से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो नहीं करवाए हैं, क्योंकि हमको मेंस के लिए पढ़ना है। किसी को कोई डाउट्स होंगे तो आप कॉल कर लेना मुझे, बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, कुछ भी कर लेना अगर डाउट्स होंगे तो आपसे मिलते हैं फिर कल की क्लास में। टिल देन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।